अगर आप एक लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कितना कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा कि आप एक लैब असिस्टेंट बन सकते हो और किन स्किल्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे क्वालिफिकेशन से। तो आपको बता दूं कि एक 10th पास बंदा भी लैब असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको डिप्लोमा करना होगा या सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। जैसे कि लैब टेक्नीशियन का आपने डिप्लोमा किया तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं एक लैब असिस्टेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपने लैब देखी होगी, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मशीनें होती हैं जिनको ध्यान से रखना या उठाना होता है। साथ ही साथ अगर आपने साइंस स्ट्रीम में 12th किया है तो भी आप एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और फिर टेक्नीशियन के बारे में पढ़ा है तो फिर कोई तकलीफ नहीं, आप आराम से इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। लेकिन और भी ज़्यादा अच्छी जॉब के लिए आप जा सकते हैं अगर आप इंटर्नशिप करते हैं। आप सबसे पहले 10th कंप्लीट कीजिए, 12th कीजिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कीजिए या फिर डिप्लोमा कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, और उसके बाद आप करेंगे इंटर्नशिप अलग अलग जगहों पर जहां पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपने देखा होगा जब मार्केट में निकलते हैं तो लोग सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, आप बोलते हैं मैं फ्रेशर हूँ, तो जॉब अवेलेबिलिटी नहीं रहती। तो ऐसे समय पर आप अलग अलग जगह पर इंटर्नशिप खोज सकते हैं, जहाँ पर 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन या 6 महीने की इंटर्नशिप मिल जाती है, जहाँ पर आप थोड़े लो बजट में, आपकी कोई सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सीटीसी वगैरह नहीं बनता है, सिंपल सा आपको एक अमाउंट दिया जाता है। या कुछ इंटर्नशिप ऐसी भी होती है जो आपको पे करनी होती है कि आप अपने तरफ से उन इंटर्नशिप के लिए पे करते हैं। ऐसी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंस में जुड़ेगी, और फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपीरियंस आप वहाँ दिखा सकते हैं। एक सिंपल सा CPLT प्रोग्राम होता है, यानी कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये आप कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। बात करेंगे ऐसी स्किल्स की जो ज़रूरी होगी आपके लैब टेक्नीशियन बनने के लिए। तो सबसे पहली और लैब टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्किल होती है वो है डेक्सटेरिटी, यानी कि अपने हाथों के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत संभल कर काम करते हैं, निपुण है, क्योंकि आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इधर से उधर करनी होगी, छोटे छोटे उपकरण जो है यूज़ करने होंगे, आप बहुत बार जो स्पेसिमेन हिला रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। ऐसे समय पर आपके हाथों के साथ आपका जो है बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके हाथ काँप नहीं सकते हैं, आपके हाथ ये नहीं हो सकता कि भाई आपने कोई चीज़ उठाई और फिर आप भूल गए या फिर इधर उधर रख दिया। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बहुत महंगी महंगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनको आपको ऑपरेट करना है, तो ऐसे समय पर आप बहुत ज़्यादा पारंगत हो और आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये चीज़ तभी आएगी जब आप किसी सर्टिफिकेशन कोर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कहीं पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सीखते चले जाते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी से आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज आप देखते हैं लेबोरेटरी में जैसे ही आप घुसेंगे बहुत सारी मशीनें अलग अलग होगी, कंप्यूटराइज सिस्टम होंगे। इनसे अगर आपकी फैमिलियरिटी है, आप समझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर को नहीं जानते हैं, सिस्टम को नहीं समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पुराना समय चला गया जब छोटी छोटी चीज़ों से या फिर एकदम फिजिकल मशीनों से काम होता था। आज के समय में हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कंप्यूटर लगा होगा, तो ये आपको करना होगा। आप अगर 10th पास हैं, आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो बाकी मशीनों के बारे में भी जानिए, कंप्यूटराइज सिस्टम को समझिए, तब आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि इस तरह की नौकरी आप कर सकते हैं। तीसरा है फिजिकल एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसके अंदर सभी नौकरी में होता है कि भाई आप सुबह ज़्यादातर आप फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और शाम आते आते आप डल हो जाती है, बॉडी स्टैमिना खत्म हो जाता है, थक जाते हैं। बट इस जॉब के अंदर, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के जॉब के अंदर, आप ये नहीं कर सकते कि शाम में आप डल हो गए हैं और आप मशीनों को फिर थोड़ा सा लाइटली यूज़ कर रहे हैं। आपको हर समय चौकन्ना रहना है, जिस भी मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके लिए फिजिकल एंड्योरेंस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप प्रॉपर नींद लेकर के, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके ला सकते हैं, कि शाम होने तक भी आप एक्टिव हैं, आपके प्रॉपरली हाथ हैं, आपका शरीर है, अच्छे से काम कर रहा है, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। ये आपने भी पुरानी पिक्चरें देखी होगी जहाँ पर छोटा सा एक चीज़ें हेराफेरी हो जाती है और रिजल्ट ही अलग आ जाते हैं, जो कि इस काम में नहीं किया जा सकता है। तो फिजिकल एंड्योरेंस पे खासा ध्यान देना है। अगली एक और ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास एक समय में मल्टीपल काम हो सकते हैं। आपका जो जॉब है उसमें बहुत सारे अलग अलग काम इन्वॉल्व होंगे, जब आपको इन सभी को मैनेज करना होगा। ऐसे में अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और इधर से दूसरा काम पे, दूसरे काम से तीसरे काम पे शिफ्ट होते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं है, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा होगा, फिर चीज़ें मिक्सअप होती चली जाएगी, मेस्ड अप होती चली जाएगी, और जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना एक लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है एनालिटिकल स्किल्स। आपको चीज़ें एनालाइज करना, डेटा एनालाइज करना अच्छे से आना चाहिए। आपके पास बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होंगी, बहुत सारे अलग अलग
पदार्थ होंगे, उपकरण होंगे जिनको आप अच्छे से एनालाइज कर सकें, उनकी रीडिंग को अच्छे से समझ सकें, उनकी रीडिंग को का डेटा अच्छे से स्टोर कर सकें, उनको उस रीडिंग से सही वैल्यू निकाल सकें। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ के नहीं, बल्कि आप जब मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तब आप सीख पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप एक डिप्लोमा लेकर के आएँ एक्चुअली इस फील्ड के अंदर, या फिर आप कम से कम इसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के आएँ, तब जाके ही आपको नौकरी दी जाती है। तो एनालिटिकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक लैब असिस्टेंट के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अकेले ही काम कर रहे होंगे, बहुत बार आपको टीम्स में काम करना होगा, अपने कलीग्स के साथ काम करना होगा। ऐसे समय पर आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे होने से ज़्यादा एफिशिएंटली उस काम को कर पाएंगे, अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे कि आपका काम और ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा। और एक दूसरे की बातों को, अच्छा कम्युनिकेशन होने की वजह से एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है। तो हमने जो बातें करी उसमें सबसे पहला है कि भाई आपके पास कम से कम 10th का सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो CPLT जैसा, या फिर आप 12th पास आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो और फिर ये डिप्लोमा लेकर के आए, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो। इसके बाद आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने लिस्ट रखी थी। ये सारी चीज़ें आपको तब हेल्प करेगी जब आप स्पेसिमेन को प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना है उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट करते समय आपकी डेक्स्टेरिटी आपके काम आएगी और एनालिटिकल स्किल काम आएगी। ऐसे समय पर अगर आप टीम के साथ काम करें तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और सभी कामों को आप सही तरीके से कर पाएंगे अगर आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। अगला है अटेंशन टू डिटेल। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर आपको जो है सेफ्टी और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक लैब में काम कर रहे हैं तो छोटी सी गलती है, छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप वैसी ही चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं, उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं, पदार्थों के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर छोटी छोटी चीज़ों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको पता हो क्या है, क्यों है और कैसे रखी गई है, कैसे करना है, तभी जा करके आप एक अच्छे लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। और अगला है रिकॉर्ड्स कीप करना आपको आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं दोस्तों, बुक मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रकार के टास्क जो आपने कंप्लीट किए हैं उनका रिकॉर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। आज के समय में रजिस्टर्स भी होते हैं और शीट्स भी होती हैं, एक्सेल शीट्स भी होती हैं, जिनको आपको मेंटेन करना आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, वो यहाँ पर ज़रूरी है। आपके पास एटलीस्ट MS ऑफिस का नॉलेज हो, मैं सब कुछ नहीं कहता, लेकिन MS एक्सेल आपको चलाना आता हो, जिसमें चीज़ें आप फीड कर सकें, चीज़ों को आप शिफ्ट कर सकें और डेटा अच्छी तरीके से भर सकें, ये आपको ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप बात करेंगे दोस्तों सैलरी की, तो इस जॉब में आपको 15,000 से लेकर के 56-57 हज़ार रुपये तक की प्रति माह सैलरी मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे, आपके काम पे, आप कितने दक्ष हैं, कितना अच्छा काम आप कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।